जगदंब 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 छत्रपती खड्गधर कवडीमाळ चापधर वज्र तेज रुद्र। सिद्दी के मजबूत पंजों से पन्हाला से निकलकर महाराज और कुछ मराठे विशालगढ़ की ओर बढ़े। हमने देखा घोड़खिंड में बाजी प्रभु, फुलाजी प्रभु और बांदलों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। युद्ध करना एक बात, मगर खुद होके अपने प्राण न्यौछावर करना एक बात। ये क्यों किया? तो अपना राजा सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए। देशभक्ति या राजा के प्रति समर्पण क्या होता है, ये हमने देखा शिवा का शिद में। खुद होके उसने मृत्यु को गले लगाया। महाराज विशालगढ़ पहुंचे। अब सोचना यह है कि विशालगढ़ ही क्यों, पन्हाला से निकलकर गजापुर का नैरो रास्ता पकड़कर जा सकते हैं इसलिए, और विशालगढ़ के पीछे से उतरकर जल्द से जल्द शास्ता खान तक पहुंचना या जो स्वराज पर धावा बोल रहा है वहां तक पहुंचना आसान था। विशालगढ़ पहुंचते ही महाराज ने पन्हाला के किलेदार को आदेश भेजा, त्र्यंबक पंत अपने मावलों के साथ सभी महत्वपूर्ण कागज पत्र सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो और उसकी व्यवस्था करे और अच्छे से जाकर पन्हाला सिद्दी को सौंप दे। सभी विचार में पड़ गए, ये क्या? अब महाराज की ये क्या राजनीति है? पंत सिद्दी को तारीफ करते हुए बताइए, जौहर साहब आप सचमुच काफी शूर योद्धा है और अच्छे सेनापति भी हुए। महाराज को इस बार ना पकड़ पाए तो क्या हुआ, छोड़िए, मगर हम बड़े सम्मान के साथ गढ़ आपको सौंपते हैं। पहले तो सिद्दी चौंक गया और खुश भी हुआ, चलो नहीं सिवा तो पन्हाला तो मिला। इधर जब यह बात आदिल शाह तक पहुंची तो वो भड़क गया। उसका शातिर दिमाग सोचने लगा, किले से बाहर निकलने को सिवा को 4-5 महीने लगते हैं, और जैसे ही सिवा बाहर निकल जाता है, कामयाब होता है, तो पन्हाला सिद्दी को अपने आप फटाफट मिल जाता है। सिद्दी ने पक्के में कुछ तो गद्दारी की है। तुरंत आदिल शाह बीजापुर से निकल पड़ा और कहीं और नहीं तो अपने पे ही धावा बोल रहा है। ये बात सिद्दी को समझ में आ गई। वो बौखला कर चिल्लाया, क्या आदिल शाह अपने ही वफादार सरदार पर आक्रमण करेगा? वफादारी का ये सिला दे रहा है ये? गुस्से में परचम फाड़ के फेंक दिए उसने सारे। बाद में सिद्दी को दूर के मुल्क में भेजा गया, जहां उसे जहर देकर मरवा दिया। महाराज के राजनीति ने अपने ही सरदार पर भरोसा ना करके उसे मार दिया। इसका स्वराज को फायदा हुआ, अपने आप ही एक बड़े शत्रु का अंत हुआ। इधर शास्ता खान फौज के साथ स्वराज में घुसा, रास्ते में छोटे छोटे गांवों को कब्जे में ले लिया था और कुछ कुछ को तो ध्वस्त करके उसकी फौज पुणे की ओर निकल रही थी। पुणे नासिक मार्ग पर चाकण का किला है, संग्राम दुर्ग। व्यापार और सेना के दृष्टि से वहाँ अपने पास होना चाहिए, ये खान को लगा। तब चाकण के किलेदार थे फिरंगोजी नरसाड़ा। महाराज का काम स्वराज निर्मित की संकल्पना से प्रभावित होकर आदिल शाही की नौकरी छोड़कर फिरंगोजी किले के साथ स्वराज में शामिल हुए थे। महाराज ने उन्हें ही वहाँ का किलेदार करके नियुक्त कर दिया और फिरंगोजी बाबा भी बड़े प्यार से उसकी हिफाजत करते थे। किले पर सिर्फ 300-400 मावली ही थे। बड़ा ही मजबूत किला, जिसको चारों तरफ से खंदक मतलब खुदा हुआ और पानी से भरा हुआ रहता था। यह किला अहम किले में था और हमें जीतना ही है। असल में देखा जाए तो वह एक गढ़ी मतलब काफ़ी कम ऊंचाई वाला छोटा सा किला था, मगर शास्ता खान के 2000 फौज, तोपे, शस्त्र सब वहाँ तक धीरे धीरे आ पहुँचे। अरे ये किला इतना सा टीला 1-2 दिन में हासिल करेंगे और बढ़ेंगे आगे। खान कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं था। 20,000-25,000 की फौज थी उसके पास और यह एक छोटा सा टीला। फिर क्या, 21 जून 1660 निकल पड़े आदेश, आक्रमण। भारी मुगल टुकड़ी आगे बढ़ी, मगर किले के ऊपर से गुलेर और पत्थर की ऐसी बौछार हुई कि खान की सेना भी कुछ न कर सकी, आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तोपें भी छोटी थी, इसलिए उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। दिन भर के कोशिश के बाद जब खान की थकी हुई सेना अपने डेरे में जाती थी, रात में अचानक मराठे उन पर धावा बोल देते थे और पूरे के पूरे शस्त्र बारूद लूट कर ले जाते थे। 2-3 दिन तक ऐसा ही रहा।
अब खान की सेना रात में भी जागने लगी। मराठों ने हमला किया, तब उनका पीछा करते हुए मराठों के पीछे पीछे गई। मराठे तेजी से किले के अंदर निकल गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पीछा करने वाले खान की सेना पर ऊपर से गर्म पानी, खौलता तेल फेंक दिया। वहीं के वहीं सब ढेर हो गए। बाद में खुद होकर जान जोखिम में कौन डाले? कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा था। होते होते 55 दिन बीत गए, मगर गढ़ हाथ में नहीं आ रहा था। खान तो काफी चिढ़ गया था। ये मरहट्टे किस मिट्टी के बने हैं ये? काफी सोचने के बाद खान ने अलग तरकीब सोची। इस बार के युद्ध से तो कुछ परिणाम नजर नहीं आ रहा है। तब एकदम शांति से, चुपके से किले तक बड़ी सी सुरंग बनाई गई। उसने बारूद ठूसी और बत्ती लगा दी। मराठों को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। बारूद फटने से जोरदार धमाका हुआ और कुछ मावलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक तरफ से किले की दीवार भी टूट गई। जोश के साथ खान की सेना दिन दिन करते हुए अंदर घुसने लगी। सोचा कि अब क्या, सिर्फ किले के अंदर जाना है और अपना परचम लगाना है, बस। मगर अंदर घुसते ही सामने क्या है, एकदम मजबूत फिरंगोजी और उसके साथीदार तैयार खड़े थे। गिने चुने साथियों के साथ 12-14 घंटे किला हाथ से ना जाने दिया उन्होंने। मगर इतनी बड़ी ताकत के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, ये जानकर किला फिरंगोजी ने खान को सौंप दिया और सीधा राजगढ़ पहुंचे। बड़े दुख से, शर्मिंदगी से बोले, राजे राजे माफ करा राजे, मैं किल्ला गमावला। महाराज तुरंत उठकर बोले, फिरंगोजी बाबा चिंता ना करो, महज एक किला है, ठीक है, फिर से जीत लेंगे। मगर आपने और आपके साथीदारों ने जिस प्रकार से उसका मुकाबला किया है वो बहुत ही सराहनीय है। इतने कम लोग होते हुए भी आपने जो बहादुरी दिखाई, जिस तरह से टक्कर दी, शास्ता कभी भी भूल नहीं पाएगा। आपके इस बहादुरी का इनाम हम आपको इससे भी बड़े किले का किलेदार बनाते हैं। देखिए कैसा फर्क है। एक तरफ महाराज अपने हर व्यक्ति पर विश्वास रखते हैं, उसके काम को सराहते हैं, और एक तरफ है जिसने अपना काम पूरा ईमानदारी से किया, तख्त बचाने के लिए अब तक साथ दी, ऐसे सिद्धि को सिर्फ शक यानी डाउट के भरोसे उसको मार दिया जाता है। ये थे मोगली विचार। दूसरी तरफ कारतलब खान कोंकण की सीमा की ओर तरफ बढ़ रहा था। तब उसे चारों तरफ से घेर कर उसके शस्त्र खजीना इतना ही नहीं तो पूरे फौज के कपड़े भी जब्त कर लिए गए। खान को शरण आना ही पड़ा। महाराज ने फरमाया, कोंकण के रत्ती भर जमीन में भी तुझे नहीं पैर रखने देंगे, जा बता तेरे शास्ता खान को। शास्ता बिल्कुल शांत, होने दो, नुकसान होता है तो, अपने पास इतना बड़ा पड़ा है खजाना कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखा जाए तो सिंहगढ़ पर भी ऐसी कुछ बातें हुई रही थी। कोई तो गद्दारी कर रहा था, उसे वहीं ही रोका गया। शास्ता खान की फौज शिरवल सुपे करते करते पुणे में दाखिल हो गई। खुद शास्ता खान अपनी 1 लाख की सेना लेकर जा पहुंचा लाल महल, जिस लाल महल में शिवबा का बचपन गुजरा था। वहीं उसके घर में तू जाके रहेगा? इरादे अच्छे तो थे ही नहीं। जहाँ रोज पूजा पाठ हवन होता था, वहाँ मुजरा, कव्वालियाँ, महफिलें सजने लगी। तुलसी को उखाड़ फेंककर गुलाबों का महत्व आ गया। मीठे पकवानों की खुशबू की जगह अब मटन बिरयानी बनने लगी। सच में जीजाबाई और महाराज को कितना बुरा लगा होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते। शास्ता तो बड़े आराम से पड़ा था, कोई युद्ध नहीं, कुछ राजनीति नहीं, बस खाओ पियो ऐश करो। साल भी गुजर गया। महाराज अब कुछ तो जालिम उपाय करना सोच ही रहे थे। सालों साल युद्ध की नीति पहले कैसी थी? राजा सबसे ऊपर स्थान पर, मतलब हाथी पर, सरदार घोड़ों पर और पैदल सेना। शत्रु को पूरा मालूम रहता था कि शत्रु की व्यूहरचना कैसी होगी। मतलब कभी कुछ सरदार सैनिकों की रचना इधर उधर थोड़ी फार बदल दी जाती थी, तो भी राजा हाथी पर ही रहेगा। फिर क्या, फौज में घुसना, राजा को घेर लेना और उसे मार देना। राजा मर गया, युद्ध खत्म। पृथ्वीराज चौहान हो या 300 साल बाद आया हुआ देवगिरी का राजा या विजयनगर का सम्राट हो, सबकी युद्ध पद्धति एक जैसी।
मगर महाराज उसके हर युद्ध में अलग अलग योजना अपनाते थे। कभी संरक्षक युद्ध नीति तो कभी आक्रामक युद्ध नीति, कभी कूटनीति, मगर ज्यादातर गनिमी कावा मतलब सर्जिकल स्ट्राइक का ही इस्तेमाल होता था, जिसका किसी को अंदाजा आ ही नहीं सकता, जिसमें हमारी कम से कम हानि हो और शत्रु पराजित हो जाए। अफजल खान जैसे चतुर योद्धा को संरक्षक युद्ध नीति का वापर करके मतलब अपने इलाके में उसे खींच लाया और खत्म किया। पनाला से कूटनीति करके पूरी सेना को चकमा देकर वहां से निकल पड़े। अभी भी शास्ता खान जैसा भयानक संकट स्वराज को निकलने के लिए आ रहा था। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब महाराज कौन सी युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से खान को टक्कर देते हैं, देखना है ना। देखते हैं अगले भाग में।